सुहाग की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को हमने पाठ 6 गुप्त मौर्य वंश और शुंग वंश के बारे में अध्ययन कराए हैं। आज हम एक नया पाठ गुप्त साम्राज्य का अध्ययन बुक के माध्यम से कराएंगे, जिन्हें सभी बच्चे बुक से इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज हम गुप्त साम्राज्य का प्रस्तावना और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका प्रस्तावना में है, गुप्त साम्राज्य का उदय ईसा की 4वीं शताब्दी में हुआ। यह उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र में विस्तृत था। उत्तर पश्चिम भारत, बिहार, बंगाल, पंजाब, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश तक साम्राज्य का विस्तार था। पूर्व में कामरूप का मतलब असम, दक्षिण में तमिलनाडु तथा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक इसका प्रभाव था। गुप्त शासकों ने 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया। यानी गुप्त काल का जो शासन काल है वो काफी लंबा रहा है, 200 वर्षों से अधिक शासन। गुप्त वंश की उत्पत्ति के विषय में अधिकृत रूप से कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त था, परंतु उसके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती है। गुप्त साम्राज्य का पहला प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जो 320 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। उससे महाराजाधिराज की उपाधि से सम्मानित किया गया। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। विक्रमादित्य के नाम से भी समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं योग्यतम शासक माना जाता है। गुप्त शासकों के शासनकाल में अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति समाप्त हुई और एकीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। गुप्त शासकों के संरक्षण में कला, साहित्य, विज्ञान और उद्योगों का विकास हुआ। इन्हीं कारणों से यह अवधि भारत का स्वर्ण युग कहलाती है। यह हुआ इसका प्रस्तावना। हम थोड़ा सा चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त के बारे में समझेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने 1500 वर्षों तक मगध पर शासन किया। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक वो मगध के शासन किया। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार गंगा की मध्यवर्ती घाटी तक कर दिया। तदुपरांत उसे महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। उसने वैशाली के लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इस विवाह से उसका राजनीतिक प्रभाव मगध से प्रयाग तक हो गया। मतलब जैसे उसने वैशाली की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, तो उसे मगध से प्रयागराज तक उसका जो साम्राज्य है उसका विस्तार हो गया। अब हम समुद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। 335 से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा। उसे गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है। वह एक महान सेनानायक था। संस्कृत की अनेक प्रशस्तियों में उसकी अन्य विजयों की जानकारी मिलती है। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने इन प्रशस्ति की रचना की।
समुद्रगुप्त ने अपने राजाओं को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। समुद्रगुप्त का प्रत्यक्ष शासन तो बंगाल से दिल्ली तक विस्तृत था, किंतु परोक्षतः यह पूर्व से असम से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिम सीमांत तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कांची तक फैला था। समुद्रगुप्त के सफल सैन्य अभियानों के कारण उसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, अपितु एक कवि, संगीतज्ञ भी और योग्य प्रशासक भी था। हिंदू होते हुए भी वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता था। वह ललित कलाओं का संरक्षक था। उसके दरबार में अनेक कवि तथा विद्वानों को आश्रय प्राप्त था। तो ये आज आपका गुप्त साम्राज्य का प्रस्तावना चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन रहा। सभी बच्चे होमवर्क में बुक से ही अध्ययन करेंगे और आगे का कल आप लोगों को इस पाठ का अध्ययन कराया जाएगा। धन्यवाद।